हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड x ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया और दूसरा पिंड y समतल पर फेंका गया। तो बताइए कि दोनों पिंड जो है पृथ्वी पर या जमीन पर कैसे पहुंचेंगे, है ना। दो पिंड है, पहला पिंड है आपका x और दूसरा पिंड है आपका y, है ना। दो बॉडी है, इनको जो है आप किसी मीनार की चोटी से नीचे की ओर फेंक रहे हैं। तो बताइए कि दोनों जो है वो किस तरीके से पृथ्वी पर या जमीन पर पहुंचेगी, है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। दूसरा है, x अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। दूसरा है, y अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। और फोर्थ ऑप्शन है, x और y दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं ना भाई। दोनों क्या है, समान गतिज ऊर्जा के साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है ना। भार यानी कि वेट की इकाई नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा है पौंड, तीसरा है डाइन और चौथा दिया आपका ग्राम, है ना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका भार की इकाई नहीं होगा, है ना। भार क्या होता है, W बराबर आपका होता है m/g, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो भार की इकाई कौन सी नहीं हो जाएगी, तो वो होगा आपका यहाँ पे डाइन, है ना। डाइन जो होता है ये फोर्स की इकाई होती है, बल, है ना। बल 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये क्या है आपके फोर्स F = ma, बल की इकाई भी कहा जाता है डाइन को, है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से जो होंगे वेट यानी कि भार की इकाई होंगे, तो किलोग्राम, है ना। किलोग्राम भी आपकी भार की इकाई है, पौंड भी आपका भार का इकाई है, ग्राम भी आपका भार का इकाई है ना। इस सब से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जबकि डाइन जो है हमारे फोर्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा डाइन। क्या होगा, डाइन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना। जो स्वचालित वाहन है उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में रेडिएटर में किस पदार्थ का यूज जो है किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल और वाटर यानी कि H2O, दूसरा है मेथिल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल और चौथा है आपका एथिल अल्कोहल और वाटर। तो स्वचालित वाहन के रेडिएटर में प्रतिहिम यानी एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका मेथिल अल्कोहल और वाटर का, है ना। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है CH3OH, है ना। और वाटर तो आप जानते हैं H2O। तो यहाँ पे आपका मेथिल अल्कोहल और वाटर का उपयोग जो है एंटी फ्रीजिंग के रूप में स्वचालित वाहन में रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वीमा MLT² किसके अनुरूप है ना। ये आपको एक वीमा दी गई है, ये किसकी वीमा है पूछा जा रहा है। पहला है बल की होगी, दूसरा है त्वरण, तीसरा है किए गए कार्य की और चौथा है वेग, है ना। तो देख लेते हैं
पहला ऑप्शन है बल, है ना। बल बराबर क्या होता है, बल F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। मास की जो इकाई होती है वो क्या है, हम किलोग्राम में देखते हैं, और त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, है ना। किलोग्राम के लिए हम विमा में m का उपयोग करते हैं, और आपके जो मीटर है उसके लिए हम लेंथ का, और ये सेकेंड के लिए टी का, है ना। तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2। तो यहाँ पे आपका यह विमा किसकी हो जाएगी, यह विमा जो होगी फोर्स यानी कि बल की हो जाएगी, है ना। किसकी होगी, बल की हो जाएगी। इसी तरीके से आप त्वरण का भी निकाल सकते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन जो होगा वेग में परिवर्तन, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन टाइम, है ना। तो वेग को किससे नापते हैं हम, वेग को नापते हैं मीटर प्रति सेकंड से, है ना। मीटर प्रति सेकंड अपॉन में टाइम, ये टाइम को भी हम सेकंड से नापेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m, और क्या हो जाएगा s, ऊपर चला जाएगा ये एस स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा m(s)-2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मीटर प्रति सेकंड जो होता है आपके त्वरण का जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी विमा निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये होगा m(0)L(t)-2। इस तरीके से हम क्या है, त्वरण की विमा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा बल, है ना। बल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किया गया कार्य ये होता है आपका वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते हैं, और फोर्स का तो हमने आपको बता ही दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं ना, बहुत ही ईजी है। तो इसका आप जो है खुद निकाल सकते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक बांध की दीवार, है ना, एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटा बनाया जाता है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब क्या होता है ना। जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े बांध होते हैं ना, डैम देखे होंगे, उसमें बांध में जो होती है दीवार जो होती है उसकी क्या बनाई जाती है, निचले वाली दीवार जो है बहुत ही मोटी तरीके से बनाई जाती है ना। इस तरीके से बहुत मोटा होता है, उस जो भी बांध है उसकी दीवार नीचे वाली मोटी होती है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, वो जो नीचे लगने वाला दाब है वो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वह दीवार की मोटाई पर निर्भर करेगा। दूसरा है दीवार की ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तीसरा है दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। और चौथा है दीवार के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है ना। दाब जो होगा दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है, क्योंकि दाब क्या होता है आपका, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी कि फोर्स जो होता है वो आपके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दीवार की गहराई के साथ जो है बढ़ता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षाहट, है ना, वर्षा कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है ना। वर्षा कोटों और तंबुओं के लिए जो सामग्री है उसमें जल सह गुण का स्रोत क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। दूसरा है श्यानता। तीसरा है आपका विशिष्ट घनत्व, और चौथा है प्रत्यास्था, है ना। तो वर्षा जो कोटों और तंबुओं के लिए जो सामग्री में जल सह का गुण होता है वो किसके कारण होता है, तो वो आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है ना। सरफेस टेंशन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सापेक्ष गुरुत्व, है ना। जो सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात होता है। सापेक्ष जो घनत्व, सापेक्ष गुरुत्व है वो किसका अनुपात होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व।
दूसरा है पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तीसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व। फोर्थ ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो सापेक्ष गुरुत्व इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पदार्थ का घनत्व, और जल के घनत्व के अनुपात को हम सापेक्ष गुरुत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है ना। एक दाब मापी को कहाँ रखा गया है? एक बेल जार में, एक जार में रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है पारे का स्तर बढ़ने लगता है। दूसरा है पारे का स्तर घटने लगता है। तीसरा है पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है। और चौथा है आपका बेल जार फट जाता है। तो एक दाब मापी को एक बेल जार है ना, एक बेल जार के अंदर जो है रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर पारे के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो पारे का स्तर क्या होगा? धीरे धीरे जो पारा है आपका मरकरी, उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो होगा, पारे का स्तर जो है धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण अस्थिर हो जाता है ना। विलोडन द्वारा जो है हिलाया गया जो द्रव है वो किसके द्वारा जो है स्थिर हो जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है घनत्व यानी डेंसिटी। दूसरा ऑप्शन है सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन। तीसरा है श्यानता विस्कोसिटी। और चौथा दिया है आपका अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो यहाँ पे आपका विडोलन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण जो है स्थिर हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका श्यानता, है ना। श्यानता यानी विस्कोसिटी के कारण जो होगा विलोडन द्वारा हिलाया गया जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है? आपका स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 श्यानता जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है ना, जब किसी भी बॉडी को आप किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है ना। जब किसी भी बॉडी को, किसी पिंड को लिक्विड में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा फोर्स जो है काम करता है? पहला ऑप्शन दिया है उत्क्षेप बल। दूसरा है भार। तीसरा है द्रव्यमान। और चौथा दिया है 1 और 2 दोनों, यानी कि उत्क्षेप बल और भार दोनों जो है यहाँ पे काम करते हैं, पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी पिंड को, है ना, किसी भी बॉडी को आप लिक्विड में डुबोते हैं, है ना, किसी भी द्रव में डुबोते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स काम करेगा? तो उस पर उत्क्षेप फोर्स और भार, ये दोनों जो है आपके कार्य करते हैं ना। उत्प्लावन बल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक अस्थिर लिफ्ट में m पाया गया। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा, है ना। यहाँ पे आपसे यहाँ पे उसके मास का माप जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे m 1 - a/g, है ना। ये सभी स्मॉल में है, कैपिटल में टाइप हो गए, है ना। और ये दिया है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये दिया है आपका m 1 + a/g या फिर आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, है ना। क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो किसी पदार्थ का क्या है? एक मूल गुण होता है ना।
एक क्या है, एक मूल गुण है, फंडामेंटल क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो उस पदार्थ के क्या है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का क्या करता है, वो विरोध करता है ना। और किसी भी वस्तु के जड़त्व यानी कि इनर्शिया की माप होती है। इसी कारण से जब लिफ्ट में त्वरण होने के कारण है ना, क्या है आपके, लिफ्ट में त्वरण होने के कारण द्रव्यमान में यानी कि मास में जो है उसके कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 शून्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है एम एल इनवर्स टी क्यू और एल क्यू और टी, है ना। तो यहाँ पे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के जो है फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं ना। तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। ये आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए लगने वाला फोर्स है ना, जहाँ से हमें इस जी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2, है ना। तो यहाँ पे फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, है ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है यहाँ पे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये किलोग्राम से 1 किलोग्राम यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो गया किलोग्राम। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर का, तो ये मीटर क्यू हो जाएगा। और प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये केजी जो है 1 केजी कट गए, तो यहाँ से आपके इनवर्स इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका यहाँ पे एम इनवर्स एल क्यू और टी -2, है ना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है ना। जो पदार्थ की तरंगे हैं वो किस प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन दिया आपका डी ब्रॉगली तरंगे, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा है अनुप्रस्थ तरंगे और चौथा है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो पदार्थ की तरंगे किस तरह की होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका डी ब्रॉगली तरंगे, है ना। डी ब्रॉगली जो है वेव्स की तरह होती है ना। तो इनको क्या है, ये जो होते हैं आपके कण यानी कि पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह, है ना। पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली का सिद्धांत या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ग्रह की गति, है ना। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि जो काल विधि यानी कि टाइम पीरियड का वर्ग खाली स्थान के बराबर होता है ना। जो ग्रहों की गति संबंधित केपलर ने अपना नियम दिया, उसके अनुसार जो काला विधि यानी कि जो टाइम है वो टाइम का वर्ग किसके बराबर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला है अर्ध दीर्घ अक्ष के, दूसरा है अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के, तीसरा है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के और चौथा है अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी शक्ति की। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के जो है वो क्या है, बराबर होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वृत्ताकार पथ, है ना। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है ना। किसी भी वृत्त के चारों ओर किसी पिंड की गति जो है वो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है समान वेग परिवर्ती त्वरण, दूसरा है समान चाल समान वेग,
तीसरा ऑप्शन है समान चाल परिवर्ती वेग, और फोर्थ है समान चाल परिवर्ती त्वरण। तो वृत्ताकार जो पथ है उसके चारों ओर पिंड की गति जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, तो वो होगा आपका समान वेग और परिवर्ती त्वरण का, है ना। क्योंकि जब कोई पिंड जो है एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्ताकार पाथ में जो है चलती है ना, या फिर उस पर गति करती है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है ना, समान वेग हो जाता है। वेग क्या हो जाता है आपका, नियत हो जाता है, समान हो जाता है ना। तब उसे जो है क्या कहते हैं हम, तब उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे समान वेग और परिवर्ती त्वरण जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके फिजिक्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।